वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज अपनी प्रश्नावली 4.1 के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे और इसको हम सॉल्व करें। जो कि क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। रूप में निरूपित करना है। एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द्विघात समीकरण क्या होता है एंड इसके बेसिक के बारे में जाना था, और हमने ये पहला वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व किया था जिसमें कि हमें जांच करना था कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें हमें जांच करना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो आई होप यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो सबसे पहले उस लेक्चर को वॉच करिए, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि चीज़ों को आपको बेसिक से समझना है। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। जो क्वेश्चन है हमारा दूसरे का, यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा और चीज़ों को सीखिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, यही मेन चीज़ होता है लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, मेन तो यही होता है। और इसके अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप चीज़ों को समझ गए तो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिए। चलिए हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और चीज़ों को समझाते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और करना क्या। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड है, भूमि का खंड है कोई, आयताकार है, उसका शेप जो है रेक्टेंगुलर आकार है, आयताकार है। तो वो कह रहा है कि ये इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमारा दिया 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। और एक कंडीशन दी है, और क्वेश्चन में क्या कहा है, और क्वेश्चन में आपको कि लंबाई जो है ये इसकी लंबाई है, लंबाई अधिक होती है, लंबी होती है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 3 अधिक है। कितना? जो लंबाई है, लंबाई वो हमारी चौड़ाई से 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब 2 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई जो ब्रेथ है हमारी प्लस 3, ओ सॉरी एक अधिक है, 3 नहीं। तो लंबाई जो हमारी चौड़ाई से 1 अधिक है, 2 गुने से 1। तो हमने क्या कि लंबाई इज इक्वल टू 2 इंटू चौड़ाई प्लस 1। ये जो हमारी लंबाई है ये इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मीटर में, इसके यूनिट है मीटर में, ना कि किलोमीटर में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सही प्रॉपर वे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सही सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट हाफ वाला लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है हमें क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दिया आपका, 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। वाह, और लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है फर्स्ट हाफ हाल। तो हमें कुछ लेट करनी होगा, हमें चौड़ाई मान लेनी होगी कि x है। कैसे चौड़ाई को मानेंगे, लंबाई को नहीं। तो आप इस तरह क्वेश्चन में सबसे छोटी डिजिट चौड़ाई है तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं। ओके, तो मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो हमारी है, भूखंड की चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर है। कितनी, x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्नानुसार, लंबाई, तो लंबाई हमारी हो जाएगी 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, 2 गुने से 1 अधिक है, 2 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स जहाँ हमने चौड़ाई मान लिया है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या कहा है प्रश्नानुसार, कि प्रश्नानुसार जो है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। चूँकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि लंबाई हमारा कितना है, ऐसे लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है हमारा फार्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू इंटू चौड़ाई कितना x, इंटू हो गया, इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा, वो दिया हमारा क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर। देखिए आपको अगर चीज़ें कुछ समझना है तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और क्वेश्चन को इजी वे में हम समझा रहे हैं, आप इसको प्लीज़ समझने का प्रयास, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है
इसमें 4 ही क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाएंगे वो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 1 इंटू एक्स है तो x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² + x इज इक्वल टू 2 और इसकी यूनिट हटा देते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, 528। ओके, अब इसको एक साइड में कर लेते हैं तो 2x² x माइनस 528 इस साइड में आ गया इक्वल टू 0। तो हमें लंबाई देखिए, ये तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, पहली बात जो क्वेश्चन में कहा था पहला। एंड अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो आपको क्या आना चाहिए इसके बारे में, इसमें आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड आपको द्विघात समीकरण में भी बताया था कि कैसे होता है और इसमें भी बताएंगे। ओके, तो गुणनखंड सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला टर्म होता है और लास्ट वाले टर्म का गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ कोई x² में जो कोई अचर है, कोई संख्या है, यहाँ 2 है और लास्ट वाला जो हमारा होता है टर्म अचर, और उसमें गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 528 है, अगर 2 हम 528 इंटू 2 करते हैं तो हमारा आता है 1056। अब इसका हम क्या करते हैं, इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1056। ओके, तो हमें इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे उतना है और घटाने पे, यहाँ देखिए चिन्ह क्या लगा है, घटाने के इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, घटाने पे हमारा x आए, इट मीन्स 1 आए। तो वो क्या करते हैं, इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 528। वो कैसे, देखिए आपको एलसीएम एचसीएफ आता होगा आई होप, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना जरूरी है। तो 2 से अब फिर डिवाइड करेंगे। देखिए 2 5 10 5 गया और 2 टाइम्स गया तो यहाँ बचेगा 1, 2 लिख दिया और 1 यहाँ 16 हो जाएगा तो 8 टाइम्स गया। ओके, अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, लिखेंगे 2 2 बार जाएगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ से लेकर बचे इसमें जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो 6 बार जाएगा 12 है तो 2 से एंड ये 4 8। अब और आगे की ओर चलते हैं, 2 1 3 टाइम्स एंड 2, ऐसे इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 सभी और जाएगा, ये 6 यहाँ 1 बचेगा, 13 है 12 जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 6 एंड 2 ये 33 हो जाएगा और ये 3 से जाएगा। तो ये आपको आता होगा क्योंकि ये एलसीएम निकालना आपको मालूम होगा, तो उसी से प्रोसेस करते हैं। तो ऐसा हमें ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या यहाँ बनाना है कि घटाने पे x आए। घटाने पे कितना x, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 यहीं 33। अगर हम इसको लिख दें 33 इंटू 33 माइनस 32x, 33x माइनस 32x, तो लिखा जाएगा x ही ना, क्योंकि 33 से माइनस 32 एक ही बचेगा तो 1x हो जाएगा। तो देखिए अगर वो 33 और 32 को गुणा करेंगे तब भी इतना आएगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये उसी से आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 33 माइनस 32 इंटू में x माइनस 528। ओके, तो इसमें मेन चीज़ यही कौन सी, देखिए आपको चीज़ों को समझना होगा कि कौन कौन सी ऐसी संख्या मिल रही है हमें, ये आपको अपने से दिमाग लगाना होगा कि 33, देखिए हमें तो मिल गया 33, ऐसे हमने 2 इंटू 2 8 4 8 16 32, तो ये 32 हो गया एंड ये 33। तो हम ऐसी संख्या लेंगे 33 माइनस 32 करेंगे तो x आएगा एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो आपको ऐसा समझना है, सोचना पड़ेगा आपको। ओके, इसी से हम प्रोसेस तरीके से इसको लिखेंगे 2x² प्लस 33x मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन, अच्छा इसमें से कितने कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से x कॉमन है, इसको लिखेंगे 2x प्लस 33 एंड ये हमारा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसमें से कितने कॉमन है, 16 तो ये माइनस 16 एंड ये बचेगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीज़ें मिलनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन में इतना ही आया, इतना ही आया, इसलिए हमने क्या लिया 16 ही कॉमन हो। कैसे हमको मालूम चल गया, इसलिए मालूम चला कि यहाँ 2x प्लस 33 आएगा। वो आएगा कैसे, तो हमने 16 कॉमन लिया, इसलिए यहाँ 2x प्लस 16 32 रहेगा ना, ये 32 है तो 16 कॉमन लेने पे ही 2x प्लस 2x आएगा। और ये अगर 16 आप कॉमन लेंगे, 16 हमारा कॉमन लिए मतलब कि डिवाइड कर दो 16, तो अगर इसको 16 से डिवाइड करोगे ना तो 16 दूनी 32, 16 हैं 48, 3 टाइम्स जाएगा और 48 ये 52 है, 4 बचेगा, 4 16 48 तो 33 आएगा। तो कॉमन लेते हैं मतलब उतना उसमें से भाग दे देते थे। ओके, तो
यहाँ 33 आएगा। तो देखिए क्या होता है कि ये दोनों कोष्टक में मिलने चाहिए, तो हमको पहले ही लॉजिक मालूम हो चुका था, इसलिए हमने 16 कॉमन लिए। क्यों 32 कॉमन लिए? 32 कॉमन नहीं होगा यहाँ, 32 ये टोटली डिवाइड नहीं होगा 528, इसीलिए 16 हमने कॉमन लिए। ये चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए 2x + 33 2x + 33 ये मिल गया, इसको हम एक बार लिखेंगे 2x + 33 एंड इसको लिखेंगे एक बार x - 16 = 0। अब इसको 0 के बराबर अलग अलग दिखा देंगे, तो 2x + 33 लिखेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी दिख नहीं रहा है, x की वैल्यू आएगी -33, तो x की वैल्यू आएगी हमारे -33/2 एंड इसको अब दिखाएंगे x - 16 = 0, तो x बराबर हमारा आएगा 16। अच्छा, इसमें 2x की वैल्यू आई, एक -33/2, एक आई हमारी क्या आई है 16। तो आपको ये वैल्यू नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? कि ये देखिए एक हमने चौड़ाई मानी थी, तो लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में थोड़ी होती है। ओके, संख्या माइनस होती है बट लंबाई चौड़ाई हमारी माइनस नहीं होगी, कि लंबाई हमारी है -5 मीटर -10 मीटर, तो इसीलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। एंड x की वैल्यू जो होगी वो हमारी 16 होगी, जो कि हमारी क्या है वो हमारी है चौड़ाई आपकी। ओके, तो अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, तो अब लिख दीजिएगा चौड़ाई को हमने पा लिया, x की वैल्यू पा ली, चूँकि अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या है? समीकरण 1 जो हमारा लंबाई है = 2x + 1 है, तो 2 × 16 + 1 = क्या होगा 33। लंबाई क्या आएगी हमारी 33। देखिए ये हमारी जो यूनिट है इकाई वो मीटर है। ओके, तो यहाँ मीटर लिख देते हैं। देखिए x हमने माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई भी मिल गई और लंबाई भी मिल गई, लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई हमारी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो लंबाई 33 मतलब 33 मीटर और चौड़ाई हमारी 16 मीटर। अब देख लीजिए चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक ही है हमारी लंबाई, ये 16 है और ये 33 है, तो 16 दूनी 32 + 1 33, जबकि क्वेश्चन में पहले ही कह रहा था कि चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो 2 गुने से एक अधिक है ना 33 16 के, 16 दूनी 32 + 1 33, तो आंसर हमें मिल गया है लंबाई चौड़ाई। अतः करके लिखेंगे, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई 33 मीटर व चौड़ाई जो होगी हमारी चौड़ाई वो कितनी होगी 16 मीटर होगी, 16 मीटर होगी यह है। दिस इज़ योर आंसर गाइज, नोट इट। देखिए आप नोट्स बनाते चाहिए और नोट्स अपने अनुसार बनाइए, किसी के नोट्स ना लीजिए, क्योंकि अपने से बनाई हुई नोट्स चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। देखिए नोट्स में उन्हीं क्वेश्चन को लिखिए जो स्पेशल हो, जो आपको समझ ना आ रहे हो, क्योंकि मैथ की नोट्स इस तरह नहीं बनाई जाती कि सभी क्वेश्चन छाप लो। क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, उसको बार बार समझने का प्रयास कीजिए। ओके, मैथ की नोट्स इस तरह ना कि आप पूरे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैथ में कोई लिमिट नहीं होती क्वेश्चन की, बट आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह लगता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा कि आयताकार भूखंड की लंबाई 33 मीटर एंड चौड़ाई 16 मीटर है। तो सेम पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, एंड अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि पूर्णांक क्या क्या होंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। देखिए क्वेश्चन दूसरा है हमारा, दूसरा कि धनात्मक को कोई 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योगफल क्या है, गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वो आखिरकार वो धनात्मक पूर्णांक हैं कौन जिनके गुणनफल हमें 306 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं, मानना क्या है ये आपको ज़रूरी है। तो माना अगर धनात्मक क्रमागत पूर्णांक की बात करें तो आप मानेंगे, माना कोई दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या है x, x + 1 है। देखिए
अगर कोई x होगा तो उसके बाद x+1 ही तो आएगा, मतलब उसके बाद क्रमागत लेना है ना। जैसे 3 आएगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो 3 के बाद 4 होगी, ये तो धनात्मक क्रमागत हो गया कि नहीं, इसीलिए हम मानते हैं कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। तो x+1 हो गया। चलिए क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, जो उनका गुणनफल है x एंड x+1, ये हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो इसका गुणनफल दिया हमें कितना, हमें दिया है 306। तो हमने धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो x थे, x+1 थे, उसको हमने क्या किया, गुणा कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा x² गुणा कर लेंगे, x इज इक्वल टू 306। अब इसको इस साइड लेते हैं, ये x-6, तो आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो हमने क्या बताया, तो लास्ट वाली संख्या को इसमें पहले से गुणा करते हैं, जो x² का गुणांक होता है। तो गुणा करेंगे 306, x गुणा करेंगे, यहाँ 1 है, 306 होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसका खंड कर देते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 15 जाएगा, 3 एंड अब 2 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में विषम है, तो विषम रहता तो नहीं जाता। एंड अब 3 से जाएगा, 3 5 1, अभी भी 3 टाइम 3 जाएगा, तो 3 17 एंड ये हमारा हो गया 17। तो हमें ऐसी संख्या लेनी दो जिसको गुणा करने पे 306 एंड घटाने पे 1 प्राप्त हो। 1 मतलब एक x है, तो कौन, जिसको गुणा कर लेते हैं, 2 2 3 6 6 त्रिक 18 एंड ये 17। तो हमें 2 संख्या मिल गई। आप यहाँ समझ सकते हैं, 2 2 3 6 6 त्रिक 18, तो 18 माइनस 17 क्या होगा, 1 ही होगा। 18 माइनस 17 1 ही होगा, और 18 को 17 से गुणा करेंगे तो 306 आएगा। ओके, क्योंकि गुणा करने 306 आएगा, क्योंकि यही फैक्टर हुआ है, तो उतना ही आएगा 306। तो उसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 18 माइनस 17 इंटू x माइनस 306। 18 माइनस 17 करने पे 1 आएगा, यहाँ 1 है, इट मीन्स x एंड क्या होगा, गुणा करेंगे तो 306 आएगा। ओके, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। 18x माइनस 17x माइनस 306, x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अब इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 18 एंड इसमें कॉमन है हमारा 17 कॉमन है। वो कैसे, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो अगले क्वेश्चन में आएगा वो हमारा x प्लस 18 ही आएगा, अगर आपने सही सब कुछ किया फैक्टर। ओके, तो x प्लस 18, हमने 17 यहाँ कॉमन ले लिया, या जब 17 कॉमन लेंगे माइनस, तो यहाँ x बचेगा केवल और इसका बचेगा 18। वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप इधर डिवाइड करके देख सकते हैं 17 से। तो 17 17 2 बार नहीं जाएगा, 34 होता तो जाता, एंड 17 का 17, अब बचा आपका 13, तो 13 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 13 मतलब 136, 13 है और 6, तो ये कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, तो 18 बार। ओके, इसीलिए हमने लिख दिया। हम यहाँ से देखते हैं x प्लस 18 इसमें है, तो इसमें भी 100 प्लस 18 आएगा। कब आएगा, जब इसको हम हटा लेंगे 17, तो यहाँ x बचेगा और ये ऑटोमेटिक 18 हो जाएगा, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। ओके, तो अब चलिए x प्लस 18 एक बार लिखते हैं जो 2 बार है, एंड x माइनस 17 एक बार है तो एक बार लिखते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको क्या देते हैं, 0 के बराबर दिखा देते हैं, x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 18 एंड x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर 17। ओके, देखिए गाइस, यहाँ हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, x की हमें 2 वैल्यू प्राप्त हुई, वो कि एक वैल्यू है हमारी माइनस 18 एंड एक दूसरी है 17। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक, धनात्मक, तो ये तो निगेटिव हो गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, एंड ये पॉजिटिव होती है, ले लेंगे इसको। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये। तो एक हमारा क्या आ जाएगा, पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो हमारा 17 आ जाएगा। 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव है, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, चूँकि x बराबर 17, जो कि हमारा इतना x बराबर 17 धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या है x बराबर 17 है, जो कि पहला पूर्णांक है, ये हमारे क्रमागत माने थे ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। अतः हमारे 2 धनात्मक जो क्रमागत पूर्णांक हो गए वो 17 और 18 हो गए। देखिए क्रमागत है कि नहीं, 17 के बाद 18 आता है, वो भी धनात्मक है। ओके, तो अतः करके लिखेंगे, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक
दो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 17 और 18 होंगे, 17 व 18 होंगे। दिस इज़ योर आंसर। 17 और 18 होंगे जो हमें प्राप्त करना था धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्रमागत, यहाँ क्रमागत लिख दीजिएगा, सॉरी क्रमागत, जो कि हमारे धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक है वो हमें 17 और 18 हैं, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया सॉल्व करके इसको। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको, देखिए मेन क्या था कि आपको मानना क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने के लिए हम x+1 मानते हैं, क्योंकि पहला अगर x होगा तो दूसरा जाहिर सी बात है 1 जुड़ेगा तभी तो क्रमागत होगा। अगर हम x+3 मान लेते हैं तो क्या x की जो मान लीजिए वैल्यू आती है 13, 14, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्रमागत थोड़ी ना होगा, उसके बाद तो 14 आएगा ना, तो इसीलिए हम क्रमागत मानते हैं तो एक जोड़ते हैं। ओके, तो ये क्रमागत पूर्णांक जो मानना होता है x+1 मानते हैं, ये हम मान लिए। अब चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन हमारा तीसरा है। ये क्वेश्चन है रोहन की माँ, तो क्वेश्चन हो गए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, कितने वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से क्या कहता है, अब से 3 वर्ष, ये सॉरी 3 लिखा है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन में गाइस कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। आई मीन्स रोहन की माँ की जो उम्र है वो रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना रोहन की उम्र कितनी है, 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। क्यों रोहन की मान लें, क्यों उसकी माँ की उम्र को नहीं मान रहे, तो हमने बताया आपको हमेशा हम छोटी चीज़ को मानते हैं, तो रोहन छोटा है इसलिए हमने उसकी एज को मान लिया कि 100 वर्ष है, माना रोहन की उम्र 100 वर्ष है। तो रोहन की माँ की उम्र क्या होगी, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी होगी, माँ की उम्र जो होगी गाइस वो हमारा होगा x+26 वर्ष। रोहन की उम्र x है तो रोहन की उम्र से 26 वर्ष ज़्यादा है, तो x+26 हो गया, तो ये रोहन की माँ की उम्र है। ओके, रोहन की उम्र हमने माना 100 वर्ष एंड रोहन की माँ की उम्र अब आ गई x+26 वर्ष। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा तीसरा है, दूसरे का ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, ओके। देखिए अगर कहे 3 वर्ष पश्चात, इट मीन्स कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर आपकी उम्र कुछ होगी, मान लो आपकी उम्र है इस समय 15 साल, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी आपकी उम्र, 18 साल हो जाएगी, मतलब आपकी एज में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। ओके, तो 3 वर्ष पश्चात कह रहा है क्वेश्चन में कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। किनकी आयु का वर्षों का, रोहन और रोहन की माँ की उम्र का। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की उम्र x है तो x+3 हो जाएगी, और रोहन की माँ की उम्र है x+26, तो इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। उम्र देखिए 7 साल जुड़ती है ना, कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही तो कोई आपके साथ है तो उसकी उम्र रुकी है, ऐसा कुछ नहीं। तो उम्र इसकी माँ में भी 3 वर्ष जुड़ जाएगा। ओके, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। इनका जो उम्र का गुणनफल है, ये रोहन की उम्र हो गई और रोहन की माँ का, तो उम्र का जो गुणनफल है वो हमारा टोटली 360 है, 360 ये क्वेश्चन में कहा है। तो x+3 एंड इसको और सॉल्व करते हैं तो x+29 आएगा। ओके, 26 + 3 29, 360। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। आपको मैंने लॉजिक कॉन्सेप्ट ही बता दिया है। क्वेश्चन लगभग 6 नंबर में आते हैं ये। तो अब क्या करते हैं कि इसको हमें गुणा कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, x² एंड x का 23 में करेंगे तो 29 है x, एंड आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x एंड 3 × 29 ये आपका आ जाएगा, ये आपका 87 आ जाएगा। आप गुणा कर सकते हैं साइड में, तो 360 = रख देते हैं। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x² ये 29x + 3x आपको हो जाएगा 32x 32x + 87 - 360 कितना होगा +87 - 360। तो आप इधर क्या कर लिए, घटा लीजिए, 87 घटाएंगे क्या होगा, जब घटाएंगे
तो आपका हो जाएगा 10, ये 7 3 बचा, एंड ये आपका है, ये कितना है, ये 5 हो गया, हासिल इसको दिया था, तो 15, 15 में 60 गए 7, एंड ये 2, 273। वो 273 माइनस में होगा क्योंकि ये वाला संख्या माइनस वाली बड़ी है, माइनस वाली बड़ी इसलिए बड़ी वाली चिन्ह लगता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, गुणनखंड कैसे करते हैं हमने आपको बताया है। देखिए, गुणनखंड करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये 273 है और इस पहली संख्या से गुणा करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो 1 मतलब वही हो जाएगा 273। अब इसको फैक्टर करते गुणनखंड करते हैं, आवाज गुणनखंड। तो देखिए 3 से जाएगा ये 9 ये 1, एंड ये 7 से जाएगा ये 13 ये 13। डायरेक्टली कर देना है, चीज़ों को आपको समझना चाहिए, आना चाहिए, जो कि आता होगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस, अब की क्या करना है, इस बार करना है कि घटाने पे 32 आए, एक्स का गुणांक जो घटाने 32 आए और गुणा करने पे 273। तो घटाने पे कौन कौन सी संख्या लेने, तो देखिए 7 21, 21 और 13, 21 और 13 घटाएंगे तो 21 में से 13 गए 8 बचेगा, तो ये परफेक्ट नहीं है। और यदि हम 33 39 करें, 39 माइनस 7 करें, 39 माइनस 7 32 आएगी नहीं, 39। देखिए हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसको घटाने पे 32 आए। तो 33 39, 39 माइनस 7 32, तो 39 माइनस 7 इंटू एक्स। आपको ये चीज़ों को समझना है बहुत सोच समझ, क्योंकि यहाँ हम गुणा कर रहे थे 7 इंटू 3, तो है 21 आ रहा था। 21 में हम 13 को घटाएंगे, क्या 32 आएगा, नहीं आएगा, हमें घटाना है, क्योंकि इस चिन्ह से हमें मालूम चलता है जो इसके बगल में होता है। ओके, तो 39 में 7 घटाएंगे तो 32 आएगा, और गुणा करेंगे तो इतना आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 39x गुणा का हो जाएगा, एंड 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39, एंड ये 7 कॉमन लेंगे, 7, तो x प्लस 39। x प्लस 39 डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि आपको मैं बता दिया हूँ ये कोष्टक, एक कोष्टक सेम आपको मिल जाएगा यदि आपने सही तरीके से किया है, इसलिए हमने 7 कॉमन लिया। तो 7 कॉमन लेंगे तो इसका बचेगा x, और ये 39 आएगा आपका। तो अब चलिए जो 2 बार उसको एक बार लिखते हैं, x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर दिखा देते हैं। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इक्वल माइनस 39, x की वैल्यू ये आई, एंड इधर को दिखाते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा 7। तो x की वैल्यू एक माइनस आई एक प्लस आई, तो देखिए किसी की एज माइनस हो सकती है, एज लंबाई ये सब माइनस में नहीं होता। एक्स देखिए x की वैल्यू 7 आई है। अच्छा आप सुनिए कभी कि ये उसकी एज माइनस इतने दिन है, माइनस इतने वर्ष है, तो ऐसा नहीं होता, एज माइनस में नहीं होती। तो x हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, एंड x की वैल्यू सही है। तो x हमें मिल गई, किसकी वैल्यू, हमने x को माना था रोहन की उम्र मानी थी। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि रोहन की वर्तमान उम्र बताइए। तो रोहन की हमने वर्तमान उम्र मानी थी, ये क्या कौन सी उम्र है आपकी, रोहन की वर्तमान उम्र है। तो आप लिख देंगे क्या लिखेंगे, अतः x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमने क्या माना था, रोहन की उम्र वर्तमान उम्र, अतः रोहन की वर्तमान जो एज है, उम्र है करंट में इस समय, वर्तमान आयु, क्वेश्चन के अनुसार आयु 7 वर्ष होगी। कितने वर्ष, 7 वर्ष। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो हमारी रोहन की उम्र आ गई 7 वर्ष। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें समझनी ये थी कि उम्र क्या मानना है, तो हमेशा बताएं छोटे चीज़ को मानता है। तो रोहन को हमने मान ली x, और क्वेश्चन में कह रहा था कि रोहन की माँ की जो उम्र है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की उम्र प्लस 26 वर्ष, ऐसा कुछ कर दिया, एंड ये आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। अतः रोहन की उम्र 7 वर्ष हो गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको ईजी में हमने पूरा प्रयास किया समझाने को, तो ये समझ में आएगा। अब चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एंड यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए, उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए चाल ज्ञात करनी है तो हम चाल मान लेंगे, जिस चीज़ को ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो मानेंगे चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर हावर है। ओके, तो चलिए इसको मान लेते हैं, माना। देखिए क्वेश्चन को हमें चाल ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की, तो हम मान लेंगे। क्वेश्चन आपका चौथा है दूसरे का। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी ट्रेन की स्पीड जो है, द ट्रेन ऑफ स्पीड इज़ x
किलोमीटर पर आवर। ओके, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, ऐसा आपको लिख देना है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि देखिए आप लिख देना कि दिया है, क्या दिया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी 480 किलोमीटर है। तो अब इसमें लिखेंगे हम कि कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, कितने समान चाल से, तो माना है हमने समान, उसकी चाल क्या है x है, क्योंकि हम जानते हैं देखिए समय बराबर क्या होता है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो मान लिया पहला समय जो है 480 किलोमीटर कुछ स्पीड से चल रही, तो t समय लिए कितना t, तो दूरी कितनी 480 और चाल हमने माना है x। दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो t समय लिए। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल इसकी चाल मतलब रेलगाड़ी की चाल क्वेश्चन में दिया है, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, वो कैसे, प्रश्नानुसार टू में क्या कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में यदि रेलगाड़ी की चाल, तो ये समय मान लीजिए t1 है, कितना है t1, क्योंकि वही समय नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी, t समय क्यों नहीं लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, जाहिर सी बात है स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो 480 एंड स्पीड कितनी है, स्पीड कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ओके, तो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, तो स्पीड क्या थी x थी, तो अब x - 8 हो जाएगी, और जो हमें टाइम लगेगा t1 लगेगा, t नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई, तो जाहिर सी बात है अलग टाइम लगेगा इसके लिए। कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लेती है। देखिए 3 घंटे अधिक किससे लेती है, 3 घंटे अधिक किससे लेती है, ये पहले वाली रेलगाड़ी जो t चाल से चल रही थी, t समय में x चाल चल रही, उससे 3 घंटे अधिक लेती है। क्यों, देखिए t1 = 480/x-8। क्वेश्चन में कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से बच्चों को समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, और 3 घंटे जोड़ने किसमें घटाने किसमें है, तो कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लेता है। ये तुलना किससे हो रही, पहले वाले से, इसकी ये t टाइम ले रहा था, तो 3 घंटे इससे अधिक, 3 घंटे इससे अधिक मतलब t1 जो है t+3 है, वो कैसे, कह रहा है कि पहले वाली चाल से मतलब 3 घंटे अधिक लेती है, जाहिर सी बात है क्योंकि इसकी चाल x थी, x मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर होगी, तो यहाँ तो 2 किलोमीटर पर हो जाएगी, क्योंकि 10 - x, क्योंकि घट रही है चाल तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा किससे लगेगा, पहले वाले समय से। ओके, तो t1 जो कह रहा है वो t2+3 है, 3 घंटे अधिक ले रहा है। अधिक क्यों ले रहा है, क्योंकि समय कम है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से चलना है। ओके, ये इक्वेशन दूसरा है। तो अब क्या करेंगे, t1 कितना है हमारा, t1 है हमारा 48x-8, ओके, एंड 48 t1 है, सॉरी ये क्या कहते हैं t1, देखिए सही है कोई बात नहीं, t कितना है, इतना है +3। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, अगर समझ नहीं आती तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए, स्टॉप करके चीज़ों को फिर से समझिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से बच्चों को समझ नहीं आता कि चाल क्या है, किसमें टाइम जुड़ रहा है, किसमें घट रहा है। ओके, तो चलिए इसको एक साइड कर लेते हैं, 400 इतना -8 एंड माइनस कर इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इतना हो जाएगा x = 3। इसमें हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से मान लेते 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/x - 8 एंड -1/x। ओके, क्लियर है, इतना माइनस कॉमन ले लिया, मतलब 480 कॉमन ले लिया, तो 480 इतना रहने दीजिए, एंड अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, x - 8 × x, तो x - 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा एंड x - 8 बचेगा, तो x - 8 ऊपर गुणा हो जाएगा 1 में, = 3। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि यही मेन चीज़ें यहीं सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है। 480 कॉमन ले लिया क्लियरली आराम से, एक यहाँ बचा,
एक यहाँ बचा। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम हमारा होगा x माइनस 8x। ओके, तो x माइनस 8 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा और x बचेगा, जितना बचेगा ऊपर तो गुणा हो जाएगा, x हो गया एंड इसमें x माइनस 8 हो गया। अब इसको लिखने के ये कट रहा है तो 3 से काटेंगे इसको, 16 0, मतलब 160 x माइनस x प्लस 8, माइनस से गुणा होगा तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 बचेगा, 0 नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं 0 हो जाए, कटने पे 0 कभी नहीं होता, घटने पे 0 होता है, भाग गुणा करने में 0 नहीं होगा यहाँ। ओके, तो ये बचा आपका, यहाँ x कट जाएगा और x 160 इंटू 8, x कट गया 0 हो गया, 8 एंड x माइनस 8 x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर चलेगा तो 160 इंटू एक्स, तो x माइनस 8 एक में गुणा हो गया, यहाँ 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 116, 16 थे 144, 0 लगा दिया हमने। देखो इक्वल में था, इस साइड हमने कर दिया, सेम है वही चीज़ें लिखी हैं। अब क्या करते हैं, इसको और सही सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 144 0। अब क्या करना है, इसको हमको गुणनखंड करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इधर लिख लेंगे 14 से 40। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ये 2 से जाएगा, ये कितना 7, ये 20, फिर 2 से जाएगा 3 एंड ये हो गया आपका 3 6 0 एंड 2 से अभी जाएगा तो 1 8 0, 2 से फिर जाएगा 19 एंड 2 45 एंड ऑफ जाएगा 3 9 और सॉरी ये होगा आपका 15 हो गया एंड ये भी 3 से जाएगा 5 एंड ये 5 1। ओके, तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या लेनी है जिसको घटाने पे 8 आए। यहाँ x का गुणांक देखते हैं और ये माइनस देखते हैं, तो इस साइड का देखते हैं, माइनस है यहाँ, तो गुणा करने में 140 114 से 40 है और घटाने पे 8 है। चलिए इसको लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 एंड देखिए सॉरी गलती हो गई गाइस। देखिए यहाँ मिस्टेक हुई, एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हुई कि 16 8 128 होता है, ना कि 144। ये गलती आपको नहीं करना है प्लीज़, सॉरी यार गलती हो गई। तो चीज़ों को आपको समझना है, ये चीज़ों को आपको गलती नहीं करना है। 16 8 128 होता है एंड 128 0 है, 0 लगा देंगे। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 640। सॉरी आपको ऐसी गलती नहीं करना, मुझसे गलती हो गई, ध्यान से करना। देखिए आपको चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से सॉल्व हो रही है और गलती तो हो जाती है। तो 2 ये 3 0 0 एंड ये 2 से अभी आ जाएगा एंड 16 0 2 तो 8 0 2 14 2 20 एंड इस साइड करेंगे 20 को तो 2 10 2 5। ओके, तो 1। तो ये आई होप आपको चीज़ें फैक्टर करना आता होगा ऐसा, इसीलिए हमने स्पीडली कर दिया। अब क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है जिसको घटाने पे 8 है, गुणा करने पे 144, मतलब कि 1280। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 एंड 32 हो गया, ये 16 दूनी 32 हो गया और आपका ये 32 हो गया और 2 ये बचा है एंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। देखिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि कौन कौन संख्या लेना है। तो 32 और हमें मिल रहा है 40, तो 40 माइनस 32 कितना होगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 32 और 40 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी संख्या अगर हम लेते, मान लीजिए ये आपका होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 कर दिया आपने, मान लीजिए 64 कर दिया, तो ये कितना बचा, इतना बचा। आपको घटाना है तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 64 और 20 के बीच कोई रिलेशन ऐसा है जिसके घटने पे 8 है। तो ऐसा लीजिए कि एक क्रॉस आसपास में चीज़ें आएँ, तो हम क्या करते हैं, पहले इतना ले लेते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 ले लिए। अब इसको करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 40 और 32 को हमें मिल गया। इसको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे और सोच समझ के करेंगे और थोड़ा दिमाग लगाना होता है इसमें। तो अब इसको हम लिखेंगे x² माइनस 8x माइनस
1280 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं -8 को लिख सकते हैं 40 - 32। यही संख्या हमें ज्ञात करनी थी 40 और 32, जिसको गुणा करने पे 1280 एंड घटाने पे इतना आएगा। तो ये आपको मिल गया एंड सॉल्व कर लेते हैं इसको। x² - 40x गुणा करते हैं 1 से प्लस 32x प्लस कैसे हो गया क्योंकि इधर माइनस भी है एंड x गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे तो -40x एंड ये प्लस 32 से माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो x - 14, इसमें 32 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इतना ये यही आने वाला है। 32 कॉमन लेंगे तो x आएगा और यहाँ x है और जानते हैं अब यहाँ -40 ही आएगा। क्यों आएगा? यदि आप सही तरीके से करें हैं 32 कॉमन लीजिए तो साइड में भाग दे दीजिए। 1280 में जब 32 से भाग देंगे तो 40 ही आएगा। ओके, तो जो चीज़ें दो बार उसको एक बार लिखते हैं, x - 40 एंड x + 32 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर दिखा देते हैं तो क्या है, x - 40 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 40 आ जाएगी एंड x + 32 है, इसको 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू -32 आएगी। तो ये बताइए चाल कभी माइनस में होती है? आपने सुना है कि गाड़ी की स्पीड -10 km/h है, -20 किलोमीटर, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। एंड 40 है पॉजिटिव में, तो दिस इज योर आंसर कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अतः करके आपसे लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी मतलब ट्रेन की चाल जो होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 km/h। दिस इज योर आंसर। चाल 40 km/h होगी। ओके, रेलगाड़ी चाल हमने प्राप्त कर ली। क्वेश्चन बहुत ही इजी था बट आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि 3 घंटे, जैसे क्वेश्चन में कह दिया था, ये क्वेश्चन में है कि 40 किलोमीटर 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब 3 घंटे अधिक का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे अधिक का मतलब हुआ कि जो पहली चाल थी, पहला समय लिया गया था हमने मात्र t, तो उससे जो t1 आएगा, t1 मतलब क्यों लेंगे, ये अलग टाइम लगेगा इसके लिए, तो t + 3 हो जाता है। यहाँ आपको समझना होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती प्लीज़ वीडियो को फिर से देखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिए कि बेहद ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जिसका सॉल्यूशन हमने करा दिया है क्वेश्चन का ये टोटली। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमने अपनी प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कर लिया है एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।